आ जाएगा। वो जो 350 केस पेंडिंग है उसमें मेरे भी 90 केस पेंडिंग है आजादी बचाओ आंदोलन के, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के। तो मेरे भी 350 साल में सभी केस का जजमेंट आएगा, तो कम से कम मुझे 8-10 बार पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा अपने केस का जजमेंट सुनने के। और भारत के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा, वो स्वीकार करते हैं कि ये जो कानून का तंत्र है ये कभी न्याय नहीं देता, ये कभी न्याय नहीं देता। उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को, पब्लिकली स्वीकार किया है कि हम न्यायाधीश नहीं हैं, हम कायदाधीश हैं। माने कानून के आधार पर फैसला देते हैं, न्याय नहीं देते, क्योंकि न्याय की परिभाषा ही अलग है। अब कानून कैसे है, कायदे कैसे अंग्रेजों के बनाए हुए, टैक्सेशन के बारे में तो बताया, और भी जो दूसरे कायदे अंग्रेजों ने बनाए, जैसे उदाहरण के लिए एक कायदा अंग्रेजों के जमाने का है, अगर आप गाय को डंडे से मारें तो जेल होगी, और उसको काट के उसका मांस बेचें तो एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भारत में कानून है और अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ, आज तक चल रहा है। गाय को डंडे से मारें तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि आप पवित्र जानवर को हैरान परेशान करें, लेकिन उसको कत्ल करवा दीजिए, उसके लिए 350 कत्लखाने भारत में चल रहे हैं, और उनकी संख्या 3000 से ज्यादा होने की तैयारी में, और उनका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया भर में सब जगह जा रहा है। भारत के किसान जिसको माता समझ के पूजन करते हैं, वो हर साल 2.5 करोड़ से ज्यादा गाय कटती है भारत। ये कानून है हमारे देश में। अंग्रेजों के बाद जो काले अंग्रेज आए, उन्होंने जो कानून बनाए वो कुछ कम नहीं। हमारे काले अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं जो अंग्रेजों से भी भारी पड़ते हैं। आजादी के पिछले 57 साल में भारत की संसद के बनाए हुए कानून अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है कई मामले, कोई कम नहीं है। क्यों? अब ये जो अंग्रेज काले हमारे देश में है, संसद में, विधानसभा, इनको जब मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि जो चल रहा है ट्रेंड, हम उसी में कानून बनाते हैं, उसके आगे उसके विरोध जाके कुछ करना नहीं। तो कानून सब वैसे हैं। मैंने एक लिस्ट किया, अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 34,735 कानून आज भी इस देश में चलते हैं, माने भारत में चलते हैं, खत्म नहीं हुए। इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन रेलवे एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, ये सारे के सारे कानून बिफोर 1947 के सब चल रहे हैं। इवन रूल्स रेगुलेशन अंग्रेजों के समय के चल रहे हैं, वो भी नहीं बदले। बहुत साल मैंने भारत में सिर्फ एक काम के लिए संघर्ष किया कि हमारी संसद में शाम को 5 बजे बजट पेश होता था, 97 तक। मैं ये बात हर बार कुछ एमपीज को पूछा था कि संसद चलती है सुबह 11 साढ़े 11 बजे, बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है? कोई मुझे जवाब नहीं देता था। एक बार एक सांसद जो भूतपूर्व हो गए, अभी थोड़े दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया, उनका नाम था मधु लिमई। मैं एक बार उनको मिला तो उन्होंने कहा, देखो ये समझना है तो 1927 का पार्लियामेंट का बजट निकाल के पढ़ो। सबसे पहला बजट आया अंग्रेजों ने 1927 में बनाया, पार्लियामेंट बने, ये जो दिल्ली में है, ये 1925 में बनी, 1927 में पहला बनी। तो उस बजट का वो पढ़ो, प्रस्तावना पढ़ो। तो मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बजट शाम को 5 बजे इसलिए पेश किया जा रहा है कि इंग्लैंड की संसद में 11:30 बजे है। इंग्लैंड की संसद में सवेरे के 11:30 बजे है, यहां शाम को 5 बजे इसलिए बजट पेश किया जा रहा है। और इंग्लैंड की संसद का टाइम उस समय शुरू होने का 11:30 बजे था, और हम उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी थे। तो ठीक है, हम शाम को 5 बजे बजट पेश करते थे 1927 से 1947 तक। 1947 के बाद क्या हुआ? 1947 से 1997 तक बजट शाम को 5 बजे ही आया। फिर मैंने क्या किया कि वो बजट की फोटोकॉपी करा करा के 250 सांसदों को दिया। मैंने कहा, आपकी आंखें फूटी हैं, जरा पढ़ो ये क्या लिखा हुआ। इंग्लैंड में सवेरे का 11:30 बज रहा है, इसलिए यहां 5 बजे बजट पेश हो रहा है। ये 1947 में हम आजाद हो गए, तिरंगा झंडा आ गया, यूनियन जैक हमने उतार दिया, ये अभी भी नियम नहीं बदला आपने। तब जाकर एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनका नाम है चंद्रशेखर। और 97 में पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन हुआ था, आपको याद है, 15 अगस्त 1997 को विशेष अधिवेशन। उसमें 3 घंटे इस पर गर्मा गर्म बहस हुई। तब सरकार ने कहा कि ये नियम को बदलेंगे। तो 1998 से बजट सवेरे 11 बजे आना शुरू हुआ। माने एक छोटा सा नियम बदलने में हमारे नेताओं को 50 साल लगता है, और उसमें भी राजीव दीक्षित जैसे आदमी को फोटोकॉपी करा करा के बांटनी पड़ती है। हमारी स्थिति ये है।
तो बाकी नियम कानून की आप क्या बात करेंगे। तो भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो सबसे बड़ी अव्यवस्था है वो है अंग्रेजों के बनाए हुए कानून नियम, सारे के सारे, हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, सब जगह वही नियम है। आज भी हिंदुस्तान के किसानों से जमीन छीनी जाती है, आप जानते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर। मैं किसान हूं, खेती करता हूं, कल को एक अधिकारी आएगा, कहेगा ये जमीन सरकार लेगी, मुआवजा मिले ना मिले दे दो सरकार को। मैं नहीं देना चाहता, फिर भी डंडे मारेंगे, पीटेंगे, जेल में बंद कर देंगे, कहेंगे आप सरकार के काम में अड़ंगा लगाते हो। मैं मेरे जमीन का मालिक, मेरी जमीन नहीं पकड़ के रख सकता, सरकार ले लेगी, जिस दिन चाहे उस दिन ले लेगी। और जिनकी जमीनें लिया है भारत सरकार ने, 40-40 साल तक उनको मुआवजे नहीं मिले हैं, आज भी वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। ऐसे 2 करोड़ भारतवासी हैं जिनकी जमीनें आजादी के 50 साल बाद में ली गई हैं, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है, वो सब बेचारे भटकते हैं, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा। उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है और जो कुछ होता है हिंदुस्तान में वो आप कल्पना नहीं कर सकते यहां बैठे। तो सबसे बड़ी चुनौती और समस्या जो भी माने वो ये कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम, कायदे, कानून। दूसरी समस्या, अंग्रेजियत आज भी हमारे भारत के नेता और अधिकारियों के मन से गई नहीं है। आईसीएस ऑफिसर तो जिस अंग्रेजियत का व्यवहार करते हैं आप सोच नहीं सकते। एक आईसीएस ऑफिसर जो मेरे टैक्स के दिए गए पगार पर अपनी जिंदगी चलाता है, वो मेरा सिर तोड़ के बात करता है। मैं अभी चला जाऊं उसके ऑफिस में तो वो मान लेता है कि ये कोई अवांछित व्यक्ति आ गया और उसको ऐसे दुत्कारता है जैसे कुत्ते को हम दुत्कारते हैं हमारे घर में आने पर। और यही आईसीएस ऑफिसर आपके साथ क्या क्या मिसबिहेव करते होंगे, एयरपोर्ट हिंदुस्तान का कोई भी शुरू हो जाए वहां से आप कल्पना कर सकते हैं। आप जैसे लोगों के साथ अगर वो मिसबिहेव कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको 2 समय खाने को रोटी नहीं मिलती, उनको कितना मिसबिहेव करते होंगे। आपके जैसे ताकतवर लोगों को, जिनके बारे में सरकार भी थोड़ा डरती है, घबराती है, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन बुलाती है कि ये हमसे बहुत नाराज ना हो जाए, बार बार आपको निमंत्रण देने के लिए मंत्री आता है, आपके यहाँ आके चिरौरी करता है कि आइए आइए हम आपके लिए ही ये सब कर रहे हैं, कि जिनसे आपके साथ क्या क्या मिसबिहेव होता है प्रवासी सम्मेलनों में, वो भी मैंने मेरी आंखों से देखा है। अधिकारी सब आगे की सीट पे आगे जम के बैठ जाएंगे, आपको पीछे की जगह नहीं मिलेगी प्रवासी भारतीय सम्मेलन। खाने को रोटी भी ना मिले, वो रोटी सब आपकी खा जाएंगे सब। 2 बार का तो मुझे अनुभव है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, प्रवासी भारतीयों को रोटी नहीं है, अधिकारी सब खा गए। ऐसा मिसबिहेव, क्योंकि उनके मन में अंग्रेजियत रग रग में बसी है। एजुकेशन की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि हम डिग्री ले रहे हैं लेकिन कुछ उद्योग नहीं दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ये अब समस्याओं का समाधान क्या करें फिर? 15 मिनट में कह के खत्म करता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। समाधान क्या करें, क्या करें कि ये सब ठीक हो जाए? अब इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि भारत की इस पूरी व्यवस्था को जो आज भी हमारे ऊपर है, अंग्रेजियत की है, इसको बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो। जैसा गांधी जी कहते थे, 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने कहा कि भारत में अभी आजादी आई नहीं है, सिर्फ वोट देने का अधिकार हमें मिला है, इससे आजादी का कोई लेना देना नहीं। आजादी लाने के लिए अभी आगे संघर्ष करना पड़ेगा। और गांधी जी ने इसके लिए बहुत स्पष्ट कहा था कि आजादी लाने के लिए आगे जो संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए कांग्रेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था और उन्होंने मसविदे में लिखा था, अपनी प्रार्थना सभा में बोला था, अखबारों ने छापा भी था इसको। लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद ये बात आई गई हो गई। तो गांधी जी ने कहा, और वो सब लोगों ने आज भी स्वीकार किया कि अंग्रेजियत गई है, अंग्रेजियत नहीं गई है, अंग्रेज गए हैं, तंत्र वही है, स्वतंत्रता अभी नहीं आई है, अभी भी हम दूसरे तंत्र में रह रहे हैं। मानसिकता भारतीयता की है, तंत्र पूरा अंग्रेजियत का है, अब इसमें कोई तालमेल नहीं बैठता है। इसलिए तो अब एक तो ये विकल्प है जो गांधी जी कहते थे कि कोई बड़े पैमाने पर फिर से दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो, उसमें कोई लोगों को फिर वही भोग देना पड़े जो गांधी जी ने कभी किया, भगत सिंह, उधम सिंह ने किया। एक तो वो रास्ता है। या तो एक तरीका दूसरा ये है कि ये भारत के साधारण लोग जिनके ऊपर ये तंत्र बैठा हुआ है, हम इनको इतना ऊंचा उठा दें, इतने ताकतवर बना दें, एक शब्द है एम्पावरमेंट, उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इतना कर दें कि ये खुद से उस तंत्र को पलट दें और अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लें। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, कोई बड़ा रिवॉल्यूशन हो भारत में
और दूसरा रास्ता कि ये साधारण लोग जो साधारण गांव में रहते हैं उनको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल में अपनी इस खोई हुई स्वतंत्रता को वापस हासिल कर लें। मैं मानता हूं कि ये दूसरा रास्ता है, वो शायद आसान है, प्रैक्टिकल है, तो मैंने उसी रास्ते पे चलना शुरू किया कि भारत के जो साधारण गांव में रहने वाले हजारों लाखों लोग हैं, इनको किसी तरह से एम्पावर किया जाए, इनके दुख दर्दों को कुछ कम किया जाए, इनको थोड़ा ऊपर उठाया जाए और इनकी मदद से शायद आने वाले 20 साल में, 25 साल में हम ऐसी बात सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कोई ताकत खड़ी हो जाए जो इस देश की स्वतंत्रता को हासिल कर ले और तंत्र को बदल दे। भारत का जो ऊपर वाला क्लास है, जो अंग्रेजों का जैसा व्यवहार करता है, सरकार में है या सरकार के साथ में, इस क्लास से बहुत उम्मीद नहीं है कि वो कोई रिवॉल्यूशन करे। वो अपनी सुरक्षा के साथ बैठा हुआ है अपने अपने स्थानों पे। तो हम लोगों ने ये जो आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया वो इसी दिशा में शुरू किया कि भारत के साधारण नागरिकों को थोड़ा खड़ा कर दिया जाए। तो खड़ा करने के लिए क्या क्या करना, उनकी जो कृषि व्यवस्था है उसमें थोड़ा कुछ सुधार हो सकता है क्या, इस विषय पे थोड़ा मैंने रिसर्च किया, अभ्यास किया, तो थोड़ा रास्ता उसमें दिखाई देता है। कृषि व्यवस्था में क्या सुधार हो सकता है। आज जो हमारे किसान या खेडूत काम करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि खेती का लागत खर्च बढ़ रहा है और उनको जो मार्केट में प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट में जो कीमत मिलनी चाहिए, दाम नहीं मिल रहे, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। भारत के किसान कितने बड़े पैमाने पर सुसाइड करते हैं वो आप जानते हैं। तो हमने इसको रिवर्स करने की कोशिश की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खेती का कम हो सके, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसमें हम सफल हुए। हमने हिंदुस्तान के 60,000 हेक्टेयर जमीन पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90% कम करा लिया। 90% कम करा लिया कॉस्ट ऑफ। कैसे कम करा लिया? जो किसान यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट इस्तेमाल करते थे उनको हमने ट्रेनिंग दे देकर कह दिया और सिखा दिया कि यूरिया, डीएपी बंद करो, गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध है गांव में, उसका इस्तेमाल करो। तो पहले उनके मन में डर था कि इससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, फर्टिलिटी कम होगी। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए मॉडल गांव बनाए जहां पर पहले ये करके दिखाए। वो मॉडल गांव ने उनको कॉन्फिडेंस दे दिया और हमने जब ये मॉडल गांव बनाए तो उसमें सिद्ध हो गया कि ना तो प्रोडक्टिविटी कम होती है ना फर्टिलिटी कम होती है। गाय का गोबर, भैंस का गोबर, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, जानवरों का जो कुछ भी वेस्ट है उसको हम मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करें, वो हमने करके देख लिया। 60,000 हेक्टेयर में हम आज कर रहे हैं और उसमें से जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो मार्केट में जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो जो नॉर्मल प्राइस है उससे ज्यादा हमें मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि ये गेहूं पैदा किया है बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना सुपरफॉस्फेट, तो वो कहता है जी 20 रुपए किलो दे दो, 25 रुपए किलो दे दो, और हम वो बेच पाते हैं। बाजार में साधारण गेहूं भारत में 10-12 रुपए किलो है, हम जो गेहूं बेच रहे हैं वो 18 रुपए किलो तक आराम से बिकता है। इसी तरह चावल पैदा किया है, दालें पैदा की हैं, फल पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी किसान इस तरह की सब्जी कर रहे हैं उनकी तो हाथों हाथ बिक जाती है, बाजार तक भी नहीं आ पाती। हमने देख लिया है कि इसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए हैं गांव-गांव में किसानों के। 118 गांव में अभी हमारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। वहां हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, वो फिर गांव-गांव जाके दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इससे हम मानते हैं कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ कम हो सकता है और जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उतना ही उनका इनकम बढ़ जाएगा। दूसरा, हमने उनका एम्पावरमेंट हो इसके लिए एक काम और शुरू किया है कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, साबुन है, मंजन है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, शैम्पू है, टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, इनको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो हमने वो ट्रेनिंग देना शुरू किया गाँव-गाँव और आज वो ट्रेनिंग देकर 55 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो इन गाँव में हम बनवाते हैं और बहुत आसानी से देश में बिक जाते हैं। हम शैम्पू बनाते हैं और हमारे शैम्पू का जो बेस है वो भारत के बाजार में बिकने वाले विदेशी कंपनियों के शैम्पू बेस से बिल्कुल अलग है। विदेशी कंपनियां जो शैम्पू बनाती हैं वो सोडियम लॉरेल सल्फेट से बनाते हैं, हम जो शैम्पू बनाते हैं वो आंवला, रीठा, शिकाकाई से बनाते हैं। विदेशी कंपनियां सोडियम लॉरेल सल्फेट इस्तेमाल करती हैं, हम उसकी जगह गाय के मूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और गोमूत्र बेस करके जो शैम्पू हमने बनाया है वो भारत के बहुत आसानी से बिकने वाले शैम्पू में है। क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी है कि आप उसका इस्तेमाल करें तो बाल झड़ना कम होते हैं। सबसे पहले तो पानी बहुत कम खर्च होता है और जो बाल धोने के बाद पानी निकलता है वो खेत में 1 पैसे का भी नुकसान नहीं करता है।
अभी जो सोडियम लॉरेल सल्फेट वाले शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें झाग बहुत बनता है, उसका जो पानी है वेस्ट, वो आप खेत में डाल दीजिए, खेत खत्म हो जाएगा आपका, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो गाय के मूत्र का या आंवला रीठा शिकाकाई के बेस का शैम्पू है, वो ना तो खेत की मिट्टी को खराब करता है ना पानी को खराब करता है। आप जानते हैं पानी में करोड़ों माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, और ये केमिकल सोडियम लॉरेल सल्फेट सबसे ज्यादा उनको मार देता है, और पानी के माइक्रोब्स मरे तो पानी खत्म हो जाता है। हमारे किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से 1 पैसे का भी कोई माइक्रोब की हत्या नहीं होती, इसलिए हम उसको अहिंसक शैम्पू करके पूरे भारत में मार्केट करते हैं और बहुत आसानी से वो बिक जाता है। हमारी स्थिति आज ये है कि जितना हम बनाते हैं सब खत्म हो जाता है। हम नए नए सेंटर बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत के लोगों में भी अब ये चेतना आ रही है कि उनको ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। ऐसे ही हमने साबुन बनाने शुरू किए हैं गांव गांव में। आप में से चाहें तो कुछ लोगों को मैं सैंपल उपलब्ध करा दूंगा। नारियल का तेल इस्तेमाल करके दुनिया में सबसे पहला साबुन हमने बनवाया है, और छोटे छोटे गांव में बनवाया। कोई भी कंपनी पूरे दुनिया में नारियल के तेल का साबुन नहीं बनाती, हम बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं नारियल के तेल का? क्योंकि नारियल का तेल भारत में सबसे बड़े पैमाने पे पैदा होता है। दूसरे नंबर पर तिल का तेल। अगर हम हमारे देश का रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो इस्तेमाल करें? हम चाहे तो वो साबुन पामोलिन ऑयल से बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते क्योंकि वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम नारियल के तेल का बनाते हैं। नारियल के तेल का साबुन हम 85% TFM का बनाते हैं, और वो साबुन भारत में बड़े आराम से 15 रुपए का 150 ग्राम बिक जाता है, जबकि उसी क्वालिटी का विदेशी कंपनी का साबुन 45 रुपए का 100 ग्राम मिलता है, डव, जिसमें वो पामोलिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, नारियल तेल भी कभी नहीं डालते। तो ऐसे छोटे छोटे सामान हमने वॉशिंग पाउडर अभी डेवलप किया है, और वो वॉशिंग पाउडर में हम चैलेंज करते हैं दुनिया की हर कंपनी को। हमने टेस्ट भी करा लिए सभी लेबोरेटरी में कि हमारे वॉशिंग पाउडर से धुले हुए कपड़े का पानी आप खेत में कहीं भी डाल दो और उस मिट्टी को फिर चेक करा लो, उस मिट्टी में 1% भी गिरावट नहीं आएगी। क्यों? हम किसी भी शैम्पू में केमिकल्स इस्तेमाल सबसे कम कर रहे हैं, फिर भी शैम्पू बना रहे हैं, और शैम्पू इस क्वालिटी का है कि आप वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल करें। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं। विदेशी कंपनियां जो एरियल नाम का वॉशिंग पाउडर 180 रुपए की, हमारा जो वॉशिंग पाउडर है इस क्वालिटी का जो मैं आपसे कह रहा हूं वो 35 से 40 रुपए की। ऐसे ही हमने ग्लिसरीन का जो साबुन आता है ना पियर्स 20 रुपए का, वो साबुन हमने डेवलप किया है मात्र 6.5-7 रुपए का। हम मॉस्किटो रेपेलेंट बनाते हैं गोमूत्र से, और गोमूत्र के मॉस्किटो रेपेलेंट के बारे में जितने भी हिंदुस्तान में टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सबको हमने भेज के दिखाया। उन्होंने कहा इससे ज्यादा सेफ मॉस्किटो रेपेलेंट हो नहीं सकता। और गाय के गोबर से हमने मच्छर अगरबत्ती बनाई है। वो एक कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती आपने देखा, वो तो एल्ड्रिन से बनती है। एल्ड्रिन दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, लेकिन हमने गाय के गोबर से मच्छर अगरबत्ती बनाई है, धूप बत्ती बनाई है, अगरबत्ती बनाई है। गाय के गोबर से हम ऐसे 35 प्रोडक्ट बनाते हैं। गोमूत्र से औषधियां बनाते हैं। एक हमने आई ड्रॉप बनाया है गाय के मूत्र से, वो कैटरेक्ट रिमूव कर देता है बिना किसी ऑपरेशन के। कैटरेक्ट का दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन। हम गोमूत्र से एक बनाया है, वो आप इस्तेमाल करें तो 3 महीने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़े ऑपरेशन की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको मेडिसिन के रूप में उसकी मान्यता दे दी है। थोड़ा हमें उनसे झगड़ा करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोमूत्र को मेडिसिन मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस कराने के लिए हमें अमेरिकन पेटेंट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने 2002 में गाय मूत्र को पेटेंट ले लिया था। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्विंस हुई कि हाँ ये मेडिसिन है। तो इस तरह की कुछ कोशिश हमने की, और इस पूरी कोशिश में ध्यान हमने ये रखा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो गांव में आसानी से उपलब्ध है। हर एक गांव में ये छोटे छोटे स्तर पे हमने ये 118 गांवों में शुरू किया है। कल्पना है कि कोई दिन 200 गांव में हो, 500 में हो, 1000 में हो, 2000 में हो। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ताकत बढ़ेगी, और यही ताकत एक दिन भारत को हो सकता है दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए क्षमता पैदा करेगी, और ये लोग लड़कर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। क्योंकि एक बार इनका आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो वो राजनीतिक ताकत तो अपने आप ले लेंगे, क्योंकि आर्थिक शक्ति में से ही राजनीतिक शक्ति निकलती है, और राजनीतिक शक्ति निकलने के बाद फिर संस्कृति और सभ्यता की रक्षा भी हो सकती है। जब तक आर्थिक रूप से वो कमजोर है तब तक आप उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। और चलते चलते एक आखिरी बात कि इन्हीं गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने गांधी जी जैसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। गांव गांव में हम चरखे देते हैं, वो चरखा चलाते हैं, उसमें से सूत निकलता है।
हमारे चरखे का 8 घंटे कोई भी काम कर ले, साधारण से साधारण व्यक्ति, तो उसको 70 से 80 रुपए आराम से मिल जाता है। और एक चरखे से 5 आदमी को रोजगार मिलता है, रोज का 70 से 80 रुपए। ऐसे कुछ हजार चरखे हम भारत में चलवा रहे हैं 118 गांवों में। हमारी कोशिश है कि इनकी संख्या बढ़ती जाए। उसमें से बनाया हुआ सूत, उससे खादी हम बनाते हैं, वो खादी भारत में कई स्थानों पर उपलब्ध है। मैं यहाँ लाया हूँ सैंपल के रूप में, वो आप चाहेंगे तो पीछे देख सकते हैं। और हमने 167 खादी की डिजाइनें डेवलप की हैं, हाथ से बनाई हुई, हाथ से काती हुई। और उसमें जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से नहीं डालते, नेचुरल कलर का कॉटन हमने डेवलप किया है और ऑर्गेनिक कलर्स इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसी कुछ कोशिश हम थोड़े थोड़े स्तर पे कर रहे हैं। यही कोशिश अगर बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए, हम भारत के कुछ स्थानों पे कर रहे हैं, आप जैसे लोगों के मन में अगर ये बात बैठ जाए और आपकी मदद से ये और स्थानों पर हो जाए, ये मल्टीप्लिकेशन होता चला जाए, तो थोड़े दिन में ये एक बहुत बड़ा कैंपेन हो सकता है। जैसा आजादी लाने के लिए ये कैंपेन चला था, वैसे ये कैंपेन आजादी बचाने के लिए चल सकता है। और शायद इस कैंपेन की ताकत से हम भारत को स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण देश बना सकते हैं और वो गौरव फिर हासिल करवा सकते हैं जो भूतकाल में था। भूतकाल में अगर था तो भविष्य में भी हो सकता है, अगर वर्तमान उसका ठीक कर सके तो। इस विश्वास के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद। मैं एक दो अनाउंसमेंट करने खड़ा हुआ हूं। एक तो ये है कि सवाल जवाब के लिए, क्योंकि आप हम सब इतने मग्न हो गए इतना अच्छा लेक्चर में कि अब लेट हो गया है, तो सवाल जवाब की सेशन हम सैटरडे को 27 संडे 28 इंडिया क्लब में 7 बजे शुरू करेंगे। और जो क्वेश्चन आपके दिल में अभी हैं, वो क्वेश्चन आप वहां जरूर आके करेंगे। वो हिसाब से मैं आपका सजेशन अभी से ले रहा हूं। नंबर 2, ये जो बात कही 82 चीज जो हम बना रहे हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं कि आने वाला शॉपिंग फेस्टिवल में एक स्टॉल हम लेने वाले हैं। वहां हम ये सब चीजें रखेंगे और हम आप सबको एक विनती प्रार्थना है कि आप ट्रायल ऑर्डर पे भी आप आके वो खरीदे और आपके घर में इस्तेमाल करेंगे। और सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी माफी चाहता हूं कि बहुत लेट हो गया है। और फिर सैटरडे संडे आप आएंगे तो वो आशा रखते हुए वो दिन हम ये क्वेश्चन रखेंगे। अब जरा वोट ऑफ थैंक्स दे देंगे। आप सब लोगों ने पूरे प्रवचन को बहुत ध्यान और पूरे इत्मीनान के साथ सुना, इसकी मेरे को बहुत खुशी है, जिससे मैं ये मानता हूं कि यहाँ बैठे हुए सभी नागरिकों को अपने देश से बहुत प्यार है। और मैं समझता हूं कि वो इस बात को ऊपर जरूर मनन करेंगे कि जो राजीव भाई ने कहा है उसकी अंदर कहां तक वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या विचार आते हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय दिया। आप सबसे प्रार्थना है कि चाय और नाश्ते का प्रबंध है, आप उसको अवश्य लीजिए। और जहां तक डॉक्यूमेंट्स का प्रश्न है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम डॉक्यूमेंट्स अभी दिखा सकते हैं, क्योंकि समय 9 बजे तक का था। माफी चाहता हूं, 9:40-35 हो गए। तो डॉक्यूमेंट्स कोई दिक्कत नहीं जी, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 बजे हमारा वचन था इसलिए, क्योंकि समय की दिक्कत नहीं है, इतना समय कहाँ मिलेगा, इतना बढ़िया। तो जैसा आप चाहें, अगर डॉक्यूमेंट्स या प्रश्न उत्तर जैसे ऑलरेडी बताया है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहें तो व्यवस्था कर देते हैं, अभी हो जाएगी। तब तक आप चाय पी ले लीजिए, तब तक हम स्क्रीन कर लेंगे। और इनके प्रवचन खाली एक सब्जेक्ट पे नहीं है, जैसा आप लोग जानते हैं, कम से कम 17 से 18 सब्जेक्ट हैं, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, मेडिकल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, WTO, वर्ल्ड बैंक और स्विस बैंक का मसला। स्विस बैंकों में, जैसा आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, 1000 बिलियन, 1000 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन 1000 बिलियन भारत के भ्रष्ट नेताओं का जो पैसा उसमें पड़ा है, उसको वापस लाने का एक तरीका 2-3 है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आने वाले जो 2 हमने बताए हैं 27 और 28, वो हमारे भ्रष्ट राजनेताओं का हमारे देश के लूट के 47 के बाद जो उन्होंने जमा किया। 47 से पहले की लूट तो आपने सुन ली, 47 के बाद की लूट जो हुई और कैसे हुई और वो कितना पैसा और उसको वापस लाने का तरीका क्या है,
वो हम उस दिन जरूर राजीव भाई से अनुरोध करेंगे, बताएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप नाश चलें, तब तक हम ये स्लाइड की व्यवस्था कर देते हैं। तो जो अगर जाना चाहें तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, और जो बैठे उनका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीडी हमने कुछ जरूर बनाई है व्याख्यान की, और वो मात्र लागत मूल्य 10 दिरहम में उपलब्ध है। मेरे काउंटर पे 2 सज्जन बैठे, आप उनसे ले लें। और मैं ये भी चाहता हूं कि अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरा दे पाएं, तो अगर कुछ और इस संबंध में जानकारी होगी तो हम उनको ईमेल से या तो फैक्स से या तो फोन से जानकारी दे सकेंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं। और एक कार्ड, यदि आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो एक वहां पे बक्सा रखा है, उसके अंदर वो कार्ड अवश्य डाल दें, आपसे संपर्क कर सकें। नमस्कार।